नीलिमा का पति उसे पैसे भेजता तो वो मोहल्ले के गरीब लोगों पर खर्च कर देती। सास नंदे उसे मना करती, इसके बावजूद वो पैसे खर्च कर देती। एक दिन सास और देवर नंदों ने उसे कमरे में बंद करके बहुत मारा और उसे बिजली के झटके लगाकर पागल कर दिया और सुमित को फ़ोन करके बताया कि नीलिमा तुम्हारे पैसे सट्टे में हार गई है, जिसकी वजह से वो पागल हो गई है। सुमित परेशानी की हालत में घर लौटा तो सास नंदों के होश उड़ गए जब नीलिमा ने सुबह सुबह उठकर बाहर आंगन को साफ करते हुए चटाइयाँ बिछाईं। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खटका तो उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो कुछ बच्चे हाथ में बैग लिए खड़े थे। उसने दरवाज़ा खोलते ही उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया और वो अंदर आकर चटाई पर बैठकर पढ़ने लगे। नीलिमा उन्हें ट्यूशन पढ़ाती थी और साथ में धर्म शिक्षा भी देती थी और गीता का पाठ भी पढ़ाती थी। वो धार्मिक लड़की थी, लेकिन उसके ससुराल का माहौल बिल्कुल अलग था। सास और नंदे दिन रात उसे जलील करती और सबसे ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ उसके सुबह सुबह पूजा करने से थी। लेकिन नीलिमा ने उनकी कभी भी बात का पलटकर जवाब नहीं दिया और ना ही अपनी सुबह की पूजा के साथ उसने समझौता किया, क्योंकि नीलिमा का पति देश से बाहर दुबई में होता था, तो इसलिए भी उसकी ज़िंदगी काफ़ी कठिन थी। उसने सुमित से कई बार कहा कि वो वहाँ से नौकरी छोड़कर यहाँ आकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, वो थोड़े में भी गुजारा कर लेगी। लेकिन सुमित की माँ और बहनें उसे वापस ही नहीं आने देती थीं। उसके वापस आने का कहने की वजह से भी उसकी सास और नंदे उसके खिलाफ थीं और कुछ भगवान ने शादी के 4 साल होने के बावजूद उसे अभी तक संतान का सुख नहीं दिया था, और संतान होती भी कैसे। सुमित शादी के 6 दिन बाद ही देश से बाहर चला गया और फिर 2 साल के बाद लौटा, और जब वो वापस लौटा तो दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। फिर माँ बहनें रात देर तक उसे अपने पास बिठाए रखती। बेचारा जब देर से कमरे में जाता तो खुद भी नींद से बेहाल होता और नीलिमा भी सो चुकी होती। दिन के समय सास नीलिमा को एक लंबा चौड़ा मेन्यू दे देती कि ये पकाओ वो पकाओ, आज मेरे भाइयों को सुमित से मिलने आना है। वो बेचारी किचन में ही घनचक्कर बनकर रह जाती। इसी में पूरा दिन गुजर जाता और सुमित के जाने का टाइम हो गया। जिस दिन उसे जाना था नीलिमा उसके गले लगकर बहुत रोई थी। कहने लगी, सुमित कब तुम्हारे परदेश के चक्कर ख़त्म होंगे। वो कहने लगा, बस बहनों की जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊं। वो 2 साल से गया हुआ अभी तक वापस पलट कर नहीं आया था। नीलिमा ने आंगन में बैठे पढ़ते हुए बच्चों को मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि अच्छा, कल तुम सब लोगों को ये श्लोक याद करने हैं और मैंने सुनना है। बच्चों ने ज़ोर शोर से कहा कि जी मैडम। वो बच्चों के जाने के बाद उठी और किचन में काम कर रही थी कि उसकी छोटी नंद किचन में आई और कहने लगी, अच्छा भाभी, आज ना दोपहर में वेज पुलाव बना देना, मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। निक्की, मुझे आज ज़रा बाहर जाना था। तुम्हें तो पता है कि हर महीने के शुरू में जब सुमित पैसे भेजते हैं तो मैं सीमा के यहाँ जाकर राशन डलवाती हूँ। उसने धीरे से कहा तो निक्की ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ बस अपने सारे पैसे ना इसी तरह खर्च कर दिया करें, अगर हम में से कोई मांग ले तो आपके पास एक पैसा नहीं होता। निक्की की बात पर वो चुप हो गई। उसे शुरू से ही आदत थी कि वो ज़्यादा बहस ना करना पसंद नहीं करती थी। उसने निक्की से कहा कि चलो ठीक है, मैं ऐसा करूँगी कि पहले पुलाव बना दूँगी और फिर उसके बाद चली जाऊँगी। तुम फिर ऐसा करना कि खाना वगैरह अपनी दोस्तों को खुद ही दे देना। निक्की ने उसकी बात पर उसे घूरते हुए माँ को आवाज़ देना शुरू की और कुछ देर बाद हाँफती काँपती कल्याणी देवी बाहर निकली। अब क्या हो गया है, क्यों इतना चिल्ला रही हो। कल्याणी देवी ने अंदर किचन में जाते हुए पूछा तो निक्की ने कहा कि लो देख लो अपनी बहू की हरकतें, मैंने सिर्फ इतना कह दिया कि मेरे दोस्तों को आना है तो ज़रा खाना पानी का इंतज़ाम कर देना, मगर देखिए ये तो सर चढ़ कर बोल रही हैं कि इन्हें तो सीमा के यहाँ में राशन डलवाना है। इस पूरे मोहल्ले में उसके घर में कोई राशन नहीं डलवाता, लेकिन ये डलवाएंगी। मोहल्ले में उसे कोई नहीं मुँह लगाता क्योंकि वो औरत अपने सास ससुर सबको खा गई, लेकिन लोग जिस औरत को मनहूस समझकर मुँह नहीं लगाते और ये जाकर उसके घर की मनहूसियत लेकर हमारे घर में वापस आती हैं। कल्याणी देवी उसे गुस्से से देखते हुए कहने लगी, वाकई तो उसके घर जाती है और उसी की वजह से मेरे घर में मनहूसियत है। नीलिमा हमेशा की तरह उनकी बातों पर दिल में कुढ़ने लगी थी। दिल तो चाह रहा था कि एक बार इनसे कहे कि ये मनहूसियत आपकी वजह से है। जिस घर में कोई भगवान का नाम न लेता हो और उसकी मनहूसियत कई घरों तक जाती है, और यहाँ पर तो उसके अलावा कोई पूजा पाठ ही नहीं करता था। मानसी उसकी बड़ी नंद अंदर आते हुए बोली, माँ तू किसे समझा रही है, तुझे पता है ना कि इसकी खोपड़ी में बात नहीं पड़ेगी। वैसे अगर इतने ही पैसे तुम्हारे पास हैं तो हमें दे दिया करो, हम अपने लिए कुछ ले लिया करेंगे। वो उनकी बातों को चुपचाप खड़ी सुनती रही, मगर उसने ज़बान नहीं खोली। उसे पता था कि अगर ज़बान खोली तो शाम को सुमित को फ़ोन करके इन्होंने 4 लगानी थी और वो वहाँ बैठे बहुत परेशान हो जाते।
उसने चुपचाप सबका नाश्ता बनाया और फिर इसके बाद पूरे घर की सफाई करने लगी। सफाई से फ्री होकर उसने निकी की आने वाली दोस्तों के लिए खाना तैयार किया और खाना तैयार करने के बाद वो घूंघट करके बाहर निकल गई। बाजार से सारा राशन पानी लेकर सीमा दीदी के यहाँ पहुँची तो सीमा दीदी ने उसे ठंडी लस्सी ला कर दी। उसने सीमा दीदी की तरफ देखा तो वो उन्हें काफ़ी उदास सी लगी। उसने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना सीमा दीदी? सीमा कहने लगी, मैं क्या बताऊं तुम्हें, दरअसल मेरी बड़ी बेटी पायल की 10वीं के पेपर आने वाले हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है और उसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। वो बहुत रो रही थी। मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ। मेरे बच्चे मुझसे 100 तरह के सवाल करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुझे मनहूस कहा जाने लगा। मैं क्या करूँ, मेरा क्या कसूर था? जब मैं ब्याह कर आई तो मेरी सास मर गई और थोड़े समय के बाद ससुर, और बच्चों के जन्म के बाद मेरे पति का पूरा कारोबार ख़त्म हो गया और उन्होंने इस सदमे को दिल से ऐसा लगाया कि दुनिया से चल बसे और लोगों ने मुझे मशहूर कर दिया कि ये मनहूस है। किसी ने ये नहीं कहा कि इस पर इतनी कठिन परीक्षा आई है तो चलो इसे हौसला ही दे देते हैं, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी ने मुझे हिम्मत नहीं दी। अगर तुम ना होती तो शायद मैं अपने बच्चों समेत मर चुकी होती। सीमा बोलते बोलते फूट फूट कर रो दी। अरे दीदी, इस तरह बिल्कुल मत रोइए, मैं हूँ ना। बात रही पायल के पढ़ने की तो आप उसे मेरे पास भेजिए, शाम को मैं उसे पढ़ा दिया करूँगी। उसने उनके हाथ थामते हुए कहा तो सीमा का चेहरा जिससे खिल उठा। वो उसे गले लगाते हुए बोली, भगवान तुम्हें ढेरों खुशियाँ दे और भगवान तुम्हें जल्द से जल्द बच्चा दे। सीमा की दुआओं पर वो हल्का सा मुस्कुरा दी और उठकर खड़ी हो गई। वो घर पहुंची तो मानसी के ससुराल वाले आए हुए थे और कल्याणी देवी ने उसे देखते हुए कहा, लो आ गई मेरी बहू। मानसी के होने वाले ससुराल के सामने उनकी ज़ुबान से शहद टपक रहा था। वो नमस्ते करते हुए उनके पास बैठ गई। फिर कल्याणी देवी ने उससे कहा कि जाओ, जाकर किचन में कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो और मानसी को भी साथ लगा लेना। तो वो चुपचाप उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। मानसी भी अपने ससुराल वालों के सामने अच्छी बनने के लिए उसके पास किचन में आ गई, लेकिन एक साइड पर बैठी मोबाइल पर लगी रही। नीलिमा ने एक दो बार उससे कहा तो वो इतनी बुरी तरह से उससे बोली कि वो चुप ही हो गई। फिर उसने सब मेहमानों के लिए खाना तैयार किया और उसकी कमर जैसे टूटने वाली हो गई, मगर उसका अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ था। रात गए तक वो अपने काम में बिजी रही। मेहमानों के जाने के बाद उसने सारे किचन और घर की सफाई की। इसके बाद वो अपने देवर और नंदों के कपड़े प्रेस करने लगी। इस सब से फ्री होकर वो आकर अपने बेड पर कमर सीधी करने लेटी ही थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसने नंबर देखा तो सुमित का फ़ोन आ रहा था। उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट तैरने लगी। उसने हेलो करते हुए फ़ोन कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से सुमित बोला, हाँ जी मैडम साहिबा, आपके पास तो अपने हस्बैंड से बात करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यहाँ हम आपकी याद में तड़पते हुए कब से फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तो ज़्यादा ही बिजी हैं। बिल्कुल याद नहीं आती ना आपको हमारी? दूसरी तरफ से सुमित रूठे स्वर में बोले तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और मीठे स्वर में बोली, आप मुझे भूलते कम है जो हमें आपको याद करना पड़े। मेरी तो हर सोच में आप ही रहते हैं। सुमित दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, अब हमें मस्का लगाएंगी आप? सुमित की बात पर वो मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, तो आपको ये लगता है कि मैं मस्के लगा रही हूँ? वैसे बहुत ही बुरी बात है सुमित। हाँ तो और क्या बोलूँ मैं? यही बोलना पड़ेगा ना, तुम तो बात करती ही नहीं हो मुझसे। पूरा दिन मैंने इंतज़ार किया, आज छुट्टी का दिन था, लेकिन तुम ना जाने कहाँ बिजी थी। बस मानसी के ससुराल वाले आ गए थे तो खाना वगैरह बनाना था, इसलिए वहीं बिजी रही। और वो एक एक करके अपने सारे दिन भर की रूटीन बताने लगी। तो दूसरी तरफ से सुमित बोला, अच्छा भाई बस कर दो, तुम तो बस सबकी सेवा में लगी रहना। अब मैं कुछ समय के बाद वापस आ रहा हूँ तो कुछ दिनों के लिए आना होता है, तब भी तुम ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, और फिर ऊपर से रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना ख़त्म नहीं होता। मैंने तो इस बार सोच लिया है कि किसी रिश्तेदार की दावत पर नहीं जाना, बस हम दोनों होंगे और हमारा समय होगा। क्या ख्याल है, हनीमून पर चलते हैं? सुमित की बात पर उसका चेहरा लाल हो गया। फिर वह सुमित के साथ काफ़ी देर तक बातें करती रही और बात करते करते ही सो गई। अगली सुबह अपनी रूटीन के अनुसार उठी, सब काम निपटाने लगी और शाम को सीमा दीदी अपनी बेटी पायल को लेकर आई और उसने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर पायल को आते हुए 2-3 दिन हो गए थे और पायल वैसे भी उसके साथ पहले से क्लोज थी, अब और हो गई थी, और बीच में वो उठकर उसके साथ काम में भी हाथ बटाने लगी। आजकल उसका देवर अर्पित भी बहुत ज़्यादा घर में रहने लगा था, वरना उसे तो दोस्तों से ही फुर्सत नहीं थी। एक दिन नीलिमा को अपनी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी महसूस हुई तो उसने पायल से कहा कि वो उसके साथ कमरे में ही चले, वो वहीं पर उसे पढ़ा देगी। फिर वो पायल को लेकर कमरे में आकर लेट गई।
अभी उसे लेटे कुछ ही देर हुई थी कि अर्पित दरवाज़ा खटखटाता अंदर आते हुए बोला, भाभी ये मेरी शर्ट प्रेस कर दीजिए, मुझे शाम को अपने दोस्तों के साथ जाना है। अर्पित भैया, आप मानसी या निक्की से कह दीजिए, मेरी दरअसल तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, उसने धीरे से कहा। तो अर्पित कड़े स्वर में बोला, हाँ सबको तो मेरे काम करते हुए मौत पड़ती है। नीलिमा जल्दी से बोली, अर्पित भैया मैं कर देती हूँ आपकी शर्ट प्रेस, आप यहाँ पर रख दीजिए। अर्पित शर्ट रखकर बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद वो उठी और शर्ट उठाकर प्रेस करने के लिए बाहर जाने लगी तो पायल ने उसके हाथ से शर्ट पकड़ते हुए कहा, आप रहने दीजिए दीदी, मैं कर देती हूँ। उसने प्यार भरी निगाहों से पायल को देखा और उसे शर्ट पकड़ा दी और वापस आकर बेड पर लेट गई। कुछ देर के बाद पायल वापस आई तो उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा घबराहट थी, इसलिए चौंक कर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? जी दीदी, मुझे घर जाना होगा, मेरी तबीयत ख़राब लग रही है, उसने कहा और फिर बैग उठाकर जल्दी से बाहर निकल गई और वो हैरान और परेशान बैठी उसके व्यवहार पर गौर करने लगी। फिर सर झटक कर उसने कुछ देर आराम किया और फिर अपने दुखते शरीर के साथ आकर किचन में काम करने लगी। फिर अगले 2 दिन तक पायल जब ट्यूशन ना आई तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और 2-3 बार तो अर्पित ने आकर भी उसके बारे में पूछा तो वो अर्पित के इस तरह पूछने पर चौंक गई। शाम को नीलिमा ने घूंघट लिया और सीमा दीदी के यहाँ पहुँच गई और उसने जाकर पायल से पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है, पेपर की तैयारी नहीं करनी जो अभी से इतनी छुट्टियाँ करने लग गई हो? अभी तो 2-3-4 दिन ही हुए थे ट्यूशन आते हुए और अभी से इतनी छुट्टियाँ, मैं बिल्कुल भी छुट्टी बर्दाश्त नहीं करती, उसने प्यार भरे स्वर में डांटते हुए उससे कहा। तो पायल सर झुकाकर अपने ओठ कुचलने लगी। सीमा बोली, माफ़ करना नीलिमा, मैं पायल को नहीं भेज सकती ट्यूशन, दरअसल मैंने कहीं और पता कर लिया है, वो पढ़ा देंगी इसे, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं भेज सकती, सीमा दीदी ने नज़र चुराते हुए कहा। तो उनके अंदाज पर नीलिमा ठिठक कर उन्हें देखने लगी और बोली, आप लोग मुझे बताएंगे कि हुआ क्या है? उसके पूछने की देर थी कि पायल फूट फूट कर रोने लगी और वो उसके इस तरह रोने पर नीलिमा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। फिर उसने बताया कि अर्पित ने उस दिन उसके साथ बदतमीज़ी की और उसे बहाने बहाने से छूने लगा और वो बहुत ज़्यादा डर गई। ये बात सुनकर तो नीलिमा के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। वो वहाँ से किस तरह चलते हुए घर पहुँची ये उसे ही मालूम था। जब वो घर पहुँची तो सब लोग वहीं पर बैठे थे और अर्पित भी वहाँ पर पलंग पर बैठा चाय पी रहा था। कहाँ चली गई थी? कब से आवाज़ें लगा लगा कर मेरा गला बैठ गया, लेकिन मजाल है कि तुम बता कर जाओ। उसके अंदर आते ही कल्याणी देवी ने उसे आड़े हाथों लेते हुए कहा। वो चलती हुई आकर अर्पित के पास खड़ी हुई और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और कल्याणी देवी तड़प कर उठते हुए बोली, हाय हाय, तेरी इतनी हिम्मत की भी कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? ऐसा क्या कर दिया है इसने? नीलिमा गुस्से से अर्पित को देखते हुए बोली, अपने बेटे से ही पूछिए कि इसने क्या हरकत की है, इसने सीमा दीदी के बेटे के साथ कैसी बदतमीजी की है। मानसी गुस्से से उसकी तरफ आई और उसे पकड़कर उसे खींचते हुए उसे अपनी तरफ करते हुए बोली, अच्छा तो गैरों की वजह से अपनों पर शक करेगी? अरे ये अपना समझती ही कब है हमें? कल्याणी देवी ने अपना सीना पीटते हुए कहा। नीलिमा कहने लगी, मुझे अच्छे से पता है कि किस तरह का है और हाँ, अब इसकी ये बात मैं सुमित को बताऊंगी, वही इसका इंतज़ाम करेगा, उसने अर्पित को देखते हुए कहा। तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर वह बिना कोई बात किए अपने कमरे में आई और सर पकड़कर बैठ गई। अभी उसे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि वो चारों अंदर आए और उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर इन चारों ने उसे इतना पीटा कि वो बेहोश हो गई और जब होश आया तो उसके पास एक डॉक्टर खड़ा था। डॉक्टर ने उसे बिजली के झटके लगाने शुरू किए। उसकी चीखों से जैसे पूरा घर गूंज उठा था और मोहल्ले के लोग भी अपनी छतों पर निकलकर एक दूसरे से इस चीख और पुकार की वजह पूछ रहे थे। फिर इसी तरह 3 दिन तक उसे बिजली के शॉट दिए गए, जिसकी वजह से उसका दिमाग जैसे बंद होना शुरू हो गया और उसे एक अजीब तरह से दौरा पड़ता, जिससे वो हंसने लगती तो हंसती जाती और रोने लगती तो रोती जाती। मगर ये दौरा कुछ पल के लिए होता था और फिर वो नॉर्मल हो जाती थी। उसकी नंदों ने उसका मोबाइल तक उससे छीन लिया था और वो सुमित को भी कुछ नहीं बता सकती थी। मगर इन लोगों ने उसके वो पागलपन के दौरों की वीडियो सुमित को बनाकर सेंड करते हुए कहा कि तेरी पत्नी पागल हो चुकी है, तू इसे जो भी पैसे भेजता था उसका ये सट्टा खेला करती थी और ज़्यादा की लालच में सब लुटाती रही। वो सुमित को और न जाने क्या क्या बता रहे थे और वो बंद होते दिमाग से बस सुने जा रहा था। और नीलिमा के अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उनसे मोबाइल लेकर सुमित को अपनी हालत का बता सकती। वो सारा दिन कमरे में ही रहने लगी और पूरा दिन बस भगवान से इंसाफ मांगती रहती और भगवान ने जल्द ही उसकी प्रार्थनाएं सुन ली। उस दिन वो घर में अकेली ही थी कि सीमा दीदी उसे मिलने आ गई। सीमा दीदी उसकी हालत देखकर रोते हुए बोली, हे भगवान, क्या हो गया है तुम्हें नीलिमा?
उसने रोते हुए सीमा को सारी बात बताई। दीदी प्लीज़ मेरे पति को मेरी हालत का बता दो, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। उसने रोते हुए कहा तो सीमा बोली, हाँ हाँ ज़रूर, तुम मुझे नंबर दे दो उनका। उसकी आदत थी कि वो सबके नंबर डायरी में लिख लेती थी। उसने जल्दी से डायरी निकाल कर नंबर लिखवाया और सीमा ने भी जैसे उसकी बहन होने का कर्तव्य निभाया और सुमित को फ़ोन करके कहने लगी कि सुमित, तुम्हारी पत्नी को ये लोग ना जाने किस अपराध की सज़ा दे रहे हैं, तुम वापस आ जाओ वरना ये लोग तुम्हारी पत्नी को मार डालेंगे। यहाँ तक कि सीमा ने उसे पायल के साथ अर्पित की बदतमीजी का जिक्र करते हुए कहा कि उसने जब इस बात पर अर्पित को थप्पड़ मारा और उसने तुम्हारा नाम लेकर धमकी दी तो इन लोगों ने उसे पागल बनाने के लिए बिजली के झटके तक लगवाए। सुमित सारी बात सुनते ही 2 दिन के अंदर ही अंदर टिकट करवा कर घर पहुंचा तो घर में वो चारों पिज्ज़ा पार्टी कर रहे थे और लाउड म्यूजिक भी चल रहा था। सुमित को आता देखकर उनके चेहरों के रंग उड़ गए और जैसे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई हो। वो सरसरी निगाह उन पर डालता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो कमरे की चौखट पर ही नीलिमा ने मुड़कर देखा और तो वो शॉक्ड रह गई। सुमित ने पास जाकर उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए हाथ जोड़ लिए तो नीलिमा ने उसके हाथ थामते हुए उस पर अपना माथा टिकाया और ज़ोरों से रोने लगी। सुमित ने उसे एक बार भी रोने से नहीं टोका। वो चाहता था कि उसके अंदर का सारा गुबार बाहर निकल जाए ताकि वो सुकून महसूस करे। कुछ देर के बाद उसने सर उठाया तो सुमित ने बड़े प्यार से उसके माथे को चूमा और उसे उठाकर बेड पर बिठा दिया। तुम्हें बिल्कुल भी रोने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ ना, तो सब ठीक कर दूंगा, सुमित ने कहा तो उसने सुकून के अंदाज से उसे देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर कुछ देर के बाद वो उसका हाथ थामकर बाहर निकला तो वो चारों आपस में कोई बातें कर रहे थे। उन्हें आता देखकर जल्दी से सीधे होकर बैठ गए। इतने समय के बाद तू वापस आया और अपनी माँ से मिला तक नहीं, कल्याणी देवी ने कहा तो वो हंसते हुए बोला, हाँ आप लोगों को तो मुझे देखकर शौक लगा था, मैंने सोचा कि चलो आप ज़रा शौक से निकल आओ, मैं तब तक अपनी पत्नी से मिल लूँ। उसके ताने पर वो चारों एक दूसरे को देखने लगे। वैसे तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें आते ही भड़का दिया, ये तो है ही ऐसी झगड़ालू। मैंने तुम्हें कहा था ना, इसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं और बड़ा ज़बरदस्त दौरा पड़ता है, इसलिए मेरे बच्चे से दूर ही रहना, कल्याणी देवी ने कठोर स्वर में कहा। जी मैं आपको कुछ बताने आया था कि इसे यहाँ रहकर पागलपन के दौरे पड़ते हैं, इसलिए मैं अपनी पत्नी को लेकर अलग घर में रहने का फैसला कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने यही सलाह दी है कि परिवार की सेवा कर करके इसका ये हाल हो गया है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अलग ले जाकर इसे रख लेता हूँ, शायद इसका पागलपन ख़त्म हो जाए। सुमित की बात और वो सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर वो नीलिमा को लेकर उसी टाइम घर से निकल गया। उसने अपने ओवर टाइम से जितना पैसा कमाया था वो हमेशा सेफ रखता था और यहाँ तक कि उसने अपने दोस्त की मदद से एक घर नीलिमा के नाम पर लेकर उसे किराए पर चढ़ा दिया था। मगर उसकी हालत को देखते हुए वो अब घर खाली करवा चुका था और अब उसे लेकर वहीं जा रहा था। टैक्सी घर के सामने रुकी तो वो नीलिमा को लेकर अंदर गया। घर सिर्फ 2 कमरों का था, मगर इसमें मार्बल और दीवारों पर टाइल्स लगे हुए थे। नीलिमा ने परेशान होकर घर देखा और कहा कि सुमित, इसका तो बहुत किराया होगा ना। सुमित भी किराया नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल भी किराया नहीं देना पड़ेगा। सुमित के इस मजाकिया अंदाज पर वो उलझकर उसे देखने लगी। सुमित उसकी सिचुएशन पर हंसते हुए बोला, क्या हुआ मेरी प्यारी पत्नी, कुछ उलझी लग रही हो। सुमित, आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही हैं, वो झुंझलाकर बोली। तो सुमित बहुत तेज़ हंस पड़ा और फिर बोला, मेरी प्यारी सी भोली सी पत्नी, ये घर किराए का नहीं, हमारा अपना घर है। फिर सुमित ने उसे सारी बात बताई तो उसके चेहरे पर खुशी झलकने लगी और आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए और प्यार भरे अंदाज में नीलिमा ने सुमित को देखा और उसके गले लग गई। फिर नीलिमा ने इस घर को स्वर्ग बना दिया। सुमित को एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी। नीलिमा को भी एक कंपनी में ऑनलाइन टीचिंग की जॉब मिल गई और वो बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने लगी। भगवान ने कुछ समय के बाद उसे जुड़वा बच्चे देकर सबके मुंह बंद कर दिए। जुड़वा बच्चों को संभालना मुश्किल होता था, मगर सीमा दीदी भी जब उसके ऊपर के पोर्शन में शिफ्ट हो गई तो उसकी ये मुश्किल भी दूर हो गई। पायल और सीमा दीदी मिलकर उसके बच्चों को संभाल लेती थीं। शुरू में तो कल्याणी देवी और बाकी सब ने उनसे संबंध तोड़े रखा था, मगर सुमित और नीलिमा उनकी नाराज़गी के बावजूद उनसे मिलने जाते थे। यहाँ तक कि सुमित ने दोनों बहनों और भाई की शादी भी खुद कराई और मानसी और निक्की के ससुराल वालों ने सही उन्हें टाइट करके रखा था। कुछ उनमें बर्दाश्त की कमी थी तो वो ज़बान चला जाती और ससुराल वाले तो उन्हें मारते पीटते थे। और अर्पित की पत्नी सोहनी ने कल्याणी देवी के जीना हराम कर दिया। सदमे और दुख से कल्याणी देवी को दिल का दौरा पड़ा था। हमेशा की तरह नीलिमा ने अपना बड़ा दिल दिखाया और कल्याणी देवी को अपने पास ले आई
और वो दिन रात कल्याणी देवी की सेवा करती थी और भगवान ने इसके बदले उसे बहुत दिया। सुमित को कंपनी की तरफ से बड़ा घर और गाड़ी भी दी गई और वो हर दिन अपने भगवान के आगे सर झुकाया करती थी। भगवान ने सही कहा है, तू कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब वो देता है तो दिल खोल कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।